चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 मेंबर एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें देखें तो इसमें हम बता सकते हैं इन 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एग्जांपल के रूप में हम लोग किसको किसको लेते हैं। 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एग्जांपल लेते हैं पायरोल, फ्यूरेन, थियोफेन। ये 3 मुख्य एग्जांपल होते हैं, इनके अलावा और भी होते हैं। ये इनके एग्जांपल हैं। इनके क्या करते हैं तो इनके जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसके तो हेटेरो एटम्स के अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो ये जो है साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे तथा ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और किसमें आ जाते हैं, जिसमें आएंगे पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें आ जाते हैं। इसमें आगे बोले तो आगे बोला जाता है, इसमें आगे बताया जाता है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन के कारण से हेटेरोसाइक्लिक अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन के कारण कार्बन 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 बॉन्ड से थोड़ा या शॉर्ट अल्टरनेशन, शॉर्ट अल्टरनेशन शो करते हैं, अल्टरनेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन मतलब एकांतर। अरे पढ़ तो लो अभी, चलो इसको देखो। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन के कारण, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड से क्या होते हैं तो शॉर्ट अल्टरनेशन शो करते हैं। शॉर्ट अल्टरनेशन, शॉर्ट मतलब छोटा, अल्टरनेशन मतलब एकांतर, अंतर, ठीक है, एक से दूसरा में अंतर शो करते हैं। Since different hetero atoms of different electronegativity, और यह जो अल्टरनेशन है, यह अल्टरनेशन क्या होता है, अल्टरनेशन क्या होता है तो डिफरेंट हेटेरो एटम के बेसिस पर, डिफरेंट हेटेरो एटम के बेस पर डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट हेटेरो एटम के बेसिस पर डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंट कैसे होता है तो नाइट्रोजन इन पायरोल, ऑक्सीजन इन फ्यूरेन,
sulfur and thiopane are present in this heterocyclic compound considered to be a localization is observed. इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि पायरोल में नाइट्रोजन, फ्यूरेन में ऑक्सीजन और थियोफेन में क्या, सल्फर में लोकेलाइजेशन कंसीडरेबल होता है, कंसीडरेबल होता है। कहने का मतलब क्या है, तो जो अल्टरनेशन हो रहा है, जो थोड़ा मोड़ा अंतर पाया जा रहा है, ठीक है, वह डिफरेंट हेटेरो एटम के बेसिस पर डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट जो हेटेरो एटम होगा उसके बेसिस पर डिफरेंट होगा बोल रहा है। जैसे कि पायरोल में नाइट्रोजन पाया जाता है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन पाया जाता है और थियोफेन में सल्फर पाया जाता है, तो इनके बेसिस पर लोकेलाइजेशन, देखो अभी तक पढ़ा है लोकेलाइजेशन कितना जल्दी जाएगा, इस चीज की बात है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लोकेलाइजेशन कंसीडरेबल होता है। तो देखो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है और सल्फर में जो लोन पेयर है, सबका डीलोकेलाइजेशन क्षमता अलग अलग होता है। जैसे सल्फर को छोड़ दो, नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, कम होती है। तो अब मेरे को बताओ कौन जल्दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, नाइट्रोजन आसानी से देना चाहेगा। तो उसमें प्रेजेंस ऑफ अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का लोकेलाइजेशन कम होगा, लोकेलाइजेशन कम हुआ मतलब डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा, मतलब वह आसानी से इलेक्ट्रॉन रिंग में दे सकता है, किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। वही चीज बोल रहे हैं यहाँ, पायरोल में नाइट्रोजन, फ्यूरेन में ऑक्सीजन, थियोफेन में सल्फर पाया जाता है। तो इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वह उतना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन शो करेगा, या इसके ऑपोजिट बोले जिस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वह उतना लोकेलाइजेशन ज्यादा रखेगा। बोलो समझ में आया ये चीज जो बताया, आया एक बार और? मतलब इतना तक जो बताया वो कुछ मतलब नहीं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा, ठीक, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किससे सर, ऑक्सीजन से। किसकी ज्यादा, तीनों में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ठीक है, उससे कम होती है सल्फर की और उससे कम होती है नाइट्रोजन। क्लियर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वह उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद सल्फर होगा, सल्फर का होता है उसके बाद नाइट्रोजन का। ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक, क्या नाइट्रोजन के नीचे में है वो, सल्फर नाइट्रोजन के नीचे में है क्या, ऑक्सीजन। डायगोनल रिलेशनशिप याद रखो, दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, यह है कॉन्सेप्ट। तो बोलो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सबसे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा, मतलब वह इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देना नहीं चाहेगा, तो ये आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं किया, नहीं करेगा, जैसे कि नाइट्रोजन करता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, हाँ, नीचे मतलब ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है ना, ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी तो
उसका तो ज्यादा हम हल्का से। तो ऑर्बिट का रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसा है ये बताओ। अब ऑर्बिट बढ़ा है ना, तो अब ऑर्बिट में है ना ऑर्बिटर हाँ है ना, तो अब ऑर्बिट बढ़ा तो ज्यादा जगह घेर लिया है ना उससे, तो इलेक्ट्रॉन को जो है खींचने की उसकी वो होगी, वो कम तो होगी ना नाइट्रोजन से, जबकि नाइट्रोजन में ऑर्बिट की संख्या उतनी है ना, बस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या वो कम। एक बार 11वीं का पुस्तक पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑर्बिट के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किया, कहीं पे भी नहीं किया है किसी भी बुक में। इसी के अनुसार बोलते हैं ना। हाँ, उसके अनुसार नहीं बोलते, उसमें तुम लोग को रटाया गया है, ये याद होगा कि जैसे ही हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑर्बिटर, ऑर्बिट की संख्या तो सेम होती है, बस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर वो चेंज होता है, मतलब बढ़ता जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट बढ़ता है ना, ऑर्बिट बढ़ता है तो ऑर्बिटर की भी संख्या वो बढ़ेगी है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, तो उसको खिंचाव करने की जो क्षमता है वो भी तो मतलब कम होती जाएगी ना, खिंचाव करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इसके बाद आता है, और ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी है बुक से पढ़ लेना, उसको समझ लेना, ठीक है। लेकिन ये कि उसको छोड़ो, वो बाकी जो भी रहे, सिंपल सा चीज कॉन्सेप्ट ये है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर अगर देखें तो ज्यादा होती है, और ये है कि इसी के कारण से यह इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, नाइट्रोजन की कम होती है इन तीनों में, इसलिए यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डीलोकेलाइजेशन उसमें ज्यादा होगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लोकेलाइजेशन वहां पे ज्यादा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज बोला है कि यहाँ पे देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का केस आता है, तो वहां पे क्या होता है, लोकेलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन का ज्यादा, सल्फर का उससे कम, और नाइट्रोजन का सबसे कम होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस बेसिस पर ये आता है। यहाँ पे देखो बुक में कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिया है, लेकिन समझ में आया करके मैं उसको बोल देता। क्लियर है? तो इसको कॉन्सेप्ट यही है, नाइट्रोजन की लोकेलाइजेशन क्षमता सबसे कम होती है, क्यों? तो उसको देख सकते हो कहीं से मिल जाए तो, ठीक है। और ऑक्सीजन की लोकेलाइजेशन क्षमता ज्यादा, क्यों? तो उसको भी देख सकते हो कहीं से। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेशन होता है हेटेरोएटम के अलग अलग होने से, और ये अल्टरनेशन डिपेंड करता है उनके एटम्स। ठीक है, चलो आगे देखें, तो आगे क्या बोलते हैं इसको लेकर। Since the unshared electron pair, the aromatic character of this type cyclo compounds depends on the availability of unshared electron pair in category. इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर available unshared paired
इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। फुल इस पर देखो तो क्या बोला वो, यहाँ पे बताया कि नाइट्रोजन की लोकेलाइजेशन कम होती है, डीलोकेलाइजेशन अधिक होती है। ऑक्सीजन की लोकेलाइजेशन कम कि ज्यादा होती है, लेकिन डीलोकेलाइजेशन कम होती है। तो इसमें से किसका अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होगा? अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे हैं, उसके पास तो रहेगा। क्या बोला मैं, रिंग के लिए अवेलेबल है। नाइट्रोजन होगा। एरोमेटिक कैरेक्टर देखना है, एरोमेटिक कैरेक्टर में क्या दिखाना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही चीज। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह ज्यादा अवेलेबल होता है रिंग के लिए, रिंग बोलेंगे तब नहीं। और रिंग के लिए अवेलेबल है इसलिए तो रिंग ही ना एरोमेटिसिटी दिखाएगा, नाइट्रोजन थोड़ी ना दिखाएगा। ठीक है, तो रिंग एरोमेटिसिटी दिखाएगा। तो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर जो है वह डिपेंड करता है किस पर, एरोमेटिसिटी कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पर ज्यादा अवेलेबल है उस, ठीक है, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली देगा उसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा किसकी अपेक्षा, जो जो कम एबिलिटी दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एबिलिटी जो है वह डिपेंड करता है अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। Therefore, degree of bond localization is related to the electronegativity of heteroatom involved. इसमें हम कह सकते हैं कि अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी इसको सुधार लो, अवेलेबल availability availability and localization रिलेटेड होता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरा ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको कंफर्म करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, खोजो नेट में और बताओ किसका किसका वैल्यू कितना दे रहा है। इसके बेसिस पर कुछ रिलेटेड डाटा दिए हुए हैं हेटेरोएटम के बेसिस पर। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सम बॉन्ड लेंथ ऑफ, यहाँ ये क्या है कि ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
some bond length of 5 members of 5 member heterocyclic aromatic compound. अब इसके बेसिस पर हमको बॉन्ड देखना है। बॉन्ड में देखें तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस ग्रुप में रहता है हमारा क्या, पायरोल। पायरोल में इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है वो कितने का होता है, ये होता है 1.370 एंगस्ट्रॉम का, और ये होता है 1.380 एंगस्ट्रॉम का। और ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पे पैरा पोजीशन, आटो पोजीशन, मेटा पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे ये डायरेक्ट है और इसका जो वैल्यू होगा वो 1.7 एंगस्ट्रॉम का पाएगा। ये है, ये जितना है ये भी उतना होगा, ये जितना है ये भी उतना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में बताओ एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, दोनों में से कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा? हाँ, कौन ज्यादा एरोमेटिक? क्यों? क्यों? यही कॉन्सेप्ट होगा। क्यों? देखो तो यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस केस की अपेक्षा फर्स्ट केस में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो सकता है, मतलब अनशेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, जिसके कारण से यह ज्यादा एरोमेटिक होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, आगे देखो, इस पर इसका वैल्यू होता है 1.349 एंगस्ट्रॉम का, इसका वैल्यू देखेंगे तो 331 एंगस्ट्रॉम का, इसका वैल्यू होता है 1.359 एंगस्ट्रॉम का, और बचा कौन ऊपर 1.416 एंगस्ट्रॉम का, और ये वाले का होता है 1.373 एंगस्ट्रॉम। देखो सबका अलग अलग, ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू है। कौन सा? इसमें दूसरा कंपाउंड, हाँ 490। ठीक है, ऐसे ही इस पर क्या कर देते हैं, तो नाइट्रोजन की दूरी अगर बढ़ गई, ये देखो ऐसा कर देते हैं, तो इसमें वैल्यू देखें तो इसके लिए जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है वो होता है 1.349 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे देखें तो 1.369 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे देखें तो 1.358 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे देखें तो ये होता है 1.378 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे देखें तो 1.326 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये केस है किसका, तो ये केस है नाइट्रोजन।
सिलेबस है। ये 358 एंगस्ट्रॉम, 358 एंगस्ट्रॉम। हाँ, देखते हैं फ्यूरेन का केस। इसके 3 एग्जांपल देखे इस प्रकार से, ऐसे 3 एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसके लिए देखोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिलता है हमको 1.362 एंगस्ट्रॉम, 62 एंगस्ट्रॉम का। ये मिलता है 1.361 एंगस्ट्रॉम का, और ये ऊपर वाला मिलता है 1.431 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया इसका पहला। इसी में आगे अगर इसके फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए, नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन मतलब ये हो गया, और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन आ जाए ऐसा, तो इस केस में देखिए, तो इस केस में इसका होता है 1.309 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 1.425 एंगस्ट्रॉम का। यहां पे देखें इसका, तो ये होता है 1.356 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ पे ये पोजीशन और ये पोजीशन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो अनकॉमन होता है। क्या होता है? अनकॉमन। तो अनकॉमन बॉन्ड है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे नहीं किया। देखिए यहाँ का देखें तो ये है हमारा 1.342 एंगस्ट्रॉम। ये अनकॉमन है। इसका अगर कहीं पे दिया होगा तो देखेंगे, नहीं दिया होगा तो इसको छोड़ दिया। आगे देखें थर्ड टाइप का। तो थर्ड टाइप में क्या होगा? नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अब ऊपर पोजीशन पे आ जाता है, सेकंड पोजीशन पे हो जाता है। इस केस में देखिए, तो इस केस में जो वैल्यू दिए हुए हैं वो है 1.357 एंगस्ट्रॉम इस बॉन्ड का। इस बॉन्ड में देखिए 1.29 एंगस्ट्रॉम इस बॉन्ड का, 1.395 एंगस्ट्रॉम ये वाले बॉन्ड का। ये वाला बॉन्ड है 1.352 एंगस्ट्रॉम का, और ये है 1.370 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा फ्यूरेन। इसी में आगे देखते हैं थायोप्रेन का। थायोप्रेन का फर्स्ट, इसमें इसका जो वैल्यू होता है ये देखें तो इसका वैल्यू है 1.714 एंगस्ट्रॉम। ये होता है 1.370 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 1.423 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
इसी में सब्स्टिट्यूटेड देखें तो सब्स्टिट्यूटेड में n ये इसका दिया हुआ है, बाकी का नहीं दिया, मतलब इसके एक और जो मेंबर है इसका नहीं। इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू होता है 1.724 एंगस्ट्रॉम का, ये होता है 1.304 एंगस्ट्रॉम का, ये होता है 1.372 एंगस्ट्रॉम का, और ये है 1.367 एंगस्ट्रॉम का, और ये वैल्यू दिया हुआ है 1.713 एंगस्ट्रॉम। और इसमें दो अलग मेंबर हैं जो कि बाईसाइक्लिक में वो है ये इसके लिए वैल्यू देखें तो इसके लिए वैल्यू दिया है ये 1.380 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है 1.358 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है 1.436 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू दिया है 1.398 एंगस्ट्रॉम का, ये वैल्यू दिया है 1.381 एंगस्ट्रॉम का, ये दिया है 1.396 एंगस्ट्रॉम का, ये वैल्यू है 1.372 एंगस्ट्रॉम का, ये वैल्यू है 1.395 एंगस्ट्रॉम का, और ये वाले वैल्यू दिया है 1.374 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है ये, नाम बताओ इसका, क्या है, इंडोल। इसका देखें अगर ये ऐसा दिया है और यहाँ पे नाइट्रोजन, तब इसके लिए वैल्यू दिया है 1.389 एंगस्ट्रॉम, 1.423 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए है 1.372 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए है 1.409 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए है 1.359 एंगस्ट्रॉम, इसके लिए है 1.406 एंगस्ट्रॉम। उसका लिखना पड़ता है, हाँ लिखना है और रखना है, तो उसको बाद टाइम लेकर एकदम ये लास्ट है, पहले बोले रहते तो मैं फिर छोड़ देता उसको, खींच के भेज देता, एक मिनट फोटो खींच लो, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया हमारा 1.369 एंगस्ट्रॉम का ये, और है ये वैल्यू 1.386 एंगस्ट्रॉम का, और ये वैल्यू है 1.386 एंगस्ट्रॉम। हो गया कंप्लीट। आगे देखिए,
अतः एरोमेटिक कैरेक्टर एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिक ऑर्डर of 5-member heterocyclic कंपाउंड्स को निम्न प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? देखो, एरोमेटिक कैरेक्टर इसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को जो है हम लोग 5-member हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये कैसे बता सकते हैं? तो इसको देखिए, तो ये होता है, एक फॉर्मूला है इसका, बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो, बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो, ये इक्वल टू होता है किसके? तो ये होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 divided by bond length of C3C4। बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें फॉर थियोफेन अब देखो, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा है इन तीनों में? थियोफेन, पाइरोल और फ्यूलेन। किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एबिलिटी के कारण से किसकी ज्यादा थी? पाइरोल की ज्यादा, उसके बाद थियोफेन और उसके बाद ये आ रहा था। अब यहाँ पे वही चीज कंफर्म करेगा कि थ्योरेटिकल रूप से जो आ रहा था वो सही है कि गलत। क्लियर है? चलो, अब इसमें जो डाटा लिखे हो उसके बेस पर मेरे को बताओ कि इसमें क्या भरूंगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 किसका? थियोफेन का। थियोफेन, ठीक है। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ तो देखो, तो C2C3 बोल रहे है ना, तो 1 2 3 4 5 यही होगा। तो बोलो कौन सा आएगा? 2 और 3 के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.7 डिवाइडेड बाई
1.423 बोलो वैल्यू कितना आएगा? यहीं पे बस इसका यूज है, इसके बाद ये बॉन्ड लेंथ का कहीं भी यूज नहीं। बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर हम एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक करेक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। 0.962 और आगे बोलो 7 चलो ठीक, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? परफेक्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कटेगा तो यही आएगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो। और बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो क्या होता है? तो बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक करेक्टर। मतलब जिसका बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा उसका एरोमेटिक करेक्टर भी उतना ही ज्यादा। क्लियर है? चलो पैरोल का बताओ तो मिल गया है C2। ये था 1.380 एंगस्ट्रॉम और 1.417 एंगस्ट्रॉम, यही था। ठीक है, चलो हल करो इसको भी। कितना आएगा बताओ? 1.380 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.417 एंगस्ट्रॉम कितना आएगा? 0.97 ठीक है। तो 8 को हटा देता हूं, या 8 है तो 1 घर बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4। इसमें कितना था? 7 था, इसको भी 1 घर बढ़ाया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्यूरिन का बताओ। फ्यूरिन का 0.951 है ना इसमें कहीं पे? ये 1.361 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.431 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 0.951। चलो अब इसके बेसिस पर मेरे को बताओ कि एरोमेटिक करेक्टर किसका है? किसका ज्यादा? 0.974 0.0 ये नीचे पैरोल का 7 है। 7 है। देखो तो बुक में 6 लिखा है। एक बार कैलकुलेट कर लो। कितना है? 7 है। 0.97 हाँ कितना है? 97 ऐसा है ना? 3 था वो 4 कर दिया। चलो क्लियर है? तो इसके बेसिस पर बताओ क्या हम लोग थ्योरेटिकल एक्सेप्शन के थ्रू भी लाए थे भले, क्या वो सही हो रहा है? क्लियर है? तो इस बेसिस पर एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा?
पैरोल की ज्यादा किससे, कीओटेन से, और कीओटेन का ज्यादा होता है किसके, फ्यूलेन। ये सही आंसर है। कुछ बुक में ये लिखा जाता है कीओटेन ऐसा या ऐसा, ऐसा या तो बराबर है या तो बड़ा है किससे, फ्यूलेन, मतलब इन लोग से। ठीक है, थ्योरी के पर्पस से लिखोगे तो दोनों को लिखोगे। नेट का अगर एग्जाम दे रहे हो और पूछ लिया तो ऊपर को लागू करो। ठीक है, तो ये दो चीजें और दोनों सही है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर, जैसे अभी तुम लोग कैलकुलेशन किए थे तो उसको 6 लिखवा दिए थे कहीं पे, है ना। तो होता क्या है, वैसे ही कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ। अब मिस्टेक हुआ इसका मतलब है कि वो ऐसा वैल्यू देता है। हाँ, अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे पैरोल का कैलकुलेशन किए थे। ठीक है, और कैसे कैलकुलेशन किए थे, बॉन्ड अल्टरनेशन ये निकाले थे, और उसके बेसिस पर बोले थे कि यह इक्वल होता है एरोमेटिक करेक्टर। हाइपोथेटिकली था वो, क्योंकि हम लोग मेन कैलकुलेट किए हैं किसको, बॉन्ड अल्टरनेशन को, लेकिन हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि बॉन्ड अल्टरनेशन जिसका ज्यादा होगा उसकी एरोमेटिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। वो वैल्यू का रहता है हमारा क्या, हाइपोथेटिकली कैलकुलेटेड। यहाँ पे फिर फिलहाल के लिए का फॉर्मेशन बोला है, लेकिन हाइपोथेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर है। दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सुने हो, जो कि डायरेक्ट वैल्यू देगा इसका एरोमेटिसिटी का, तो उसमें उसको डाल देते हैं। अब उससे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू और जो अभी हम लोग निकाले उसका वैल्यू, दोनों में जो अंतर दिख रहा है, ठीक है, जो वैल्यू का अंतर है वही अंतर वैल्यू ही क्या कहलाता है, इंपिरिकल रेजोनेंस एनर्जी का। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आए। हाँ, इसी बेसिस पर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि किसी भी जो कंपाउंड है वह कंपाउंड अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करता है, डिलोकलाइजेशन करने से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है अतः इंक्रीज हो रही है, इसके कारण से अगर हम कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड की बनने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू लाइन। और दूसरा जो है हाइपोथेटिकली मतलब परिकल्पना के आधार पर उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू लाते हैं, उन दोनों वैल्यू में अगर जो भी अंतर आता है वही अंतर क्या कहलाता है, इंपिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे दोनों हीट है, देखो हीट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते थे इसको, इंपिरिकल हीट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इनके यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी इसका निकलेगा, रेजोनेंस एनर्जी इसका निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। या फिर अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, हमको पता नहीं है कि वो क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंपिरिकल वैल्यू। समझ में आया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आए, जो कैलकुलेट के थ्रू आए, उसके बीच का डिफरेंस जो भी आता है वह वैल्यू इंपिरिकल वैल्यू कहलाता है। यहाँ पे हीट एक एनर्जी होता है, यहाँ भी हीट है वो भी एक एनर्जी होता है, तो उसको हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं। और रेजोनेंस किस लिए बोले, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिक करेक्टर का, इसके एरोमेटिक करेक्टर में अंतर को, इसमें अंतर दे रहा है, इसमें अंतर दे रहा है, तो वो किसमें अंतर होगा, तो स्टेबिलिटी में अंतर होगा थोड़ा मोड़ा। तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी पर डिपेंड करती है, इसलिए फाइनली रूप से हम इसको बोल रहे हैं इंपिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है, क्यों जुड़ रहा है रेजोनेंस, तो क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड को देख रहे हैं और उसमें स्टेबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं उसके रेजोनेंस के आधार पर, इसलिए हम उसके रेजोनेंस एनर्जी को इंपिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं।
क्लियर है? चलो आगे बढ़े। द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी इज मेड अप ऑफ टू एनर्जी टर्म्स। आगे देखिए तो बोलता है कि जो एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी दो टर्म्स से बना है, टू टर्म्स से बनता है। अब देखो एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी तो वैल्यू आ गया, लेकिन उस एनर्जी के जो अंतर है उस अंतर में दो एनर्जी के टर्म्स यूज होंगे, मतलब उसको दो भाग में बांट सकते हैं सीधे सीधे, या बोल सकते हैं कि वह दो एनर्जी का मिक्सचर होता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला होता है डिस्टॉर्शन एनर्जी। डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन सुने हो? और दूसरा होता है वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। डिस्टॉर्शन मतलब डिस्ट्रॉय होना, सुना? मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है? तो उस कंपाउंड को नष्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो होगी उसकी डिस्टॉर्शन एनर्जी। जैसे इसको तोड़ना है तो जो मैं एनर्जी डालूंगा वो डिस्टॉर्शन एनर्जी कहलाता है। वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? इसको इसी अवस्था में रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है। अब देखो अगर इसके पास एनर्जी नहीं रहता, इसके पास निर्जीव रहने से इसके पास एनर्जी नहीं रहता तो ये क्या होता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव में पिघल करके क्या हो जाता? नस्ली पूरा बिखर जाता, अपना जो शेप है वो खो देता। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको स्टेबल रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है? हमारे में जो एनर्जी है वो इसके बेसिस पर अगर देखें तो वो क्या होगा? वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी हो, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव को झेल करके काम कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको खोएंगे तो हम लोग का सांस भरना शुरू हो जाता है, देखते हो, मतलब हावी हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? मतलब किसी भी कंपाउंड को स्टेबल रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है फिलहाल के लिए वो एरोमेटिसिटी में, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। और उस कंपाउंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनर्जी लगता है, जैसे हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनर्जी लगता है आग, अग्नि खत्म हो जाता है तो आग से जलाते हो ना, तो एनर्जी देते हो कि ऑटोमेटिक सड़ गल के खत्म थोड़ी हो जाए। क्लियर है? तो वो क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन एनर्जी। क्लियर है? आगे देखें, इनको थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं क्या होता है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी तो देखो इस टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखो तो एरोमेटिक कंपाउंड के सिंगल बॉन्ड को कंप्रेस करके कंप्रेशन तथा डबल बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को
डिस्टॉर्शन एनर्जी कहा जाता है। अब देखो, जो नॉर्मल भाषा में हम बोले उसको खत्म करने के लिए बोल दिए, कोई भी चीज है उसको तोड़ने के लिए बोल दिए। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम सिंगल बॉन्ड है उसको अगर हम दबा देते हैं, कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब दबाना, संकुचित करना, ठीक है, छोटा करें क्योंकि वो तो लंबा है ऑलरेडी। दूसरा देखो, डबल बॉन्ड को, वो छोटा है ऑलरेडी, उसको खींचे, ठीक है। अब देखो, जो जैसा है उसको वैसे रहने देते हैं तो वो होता है उसका वर्टिकल एनर्जी। अब उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो इसको, ये तो लंबा दिख रहा है अभी, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऐसा होना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, होगा। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड को अगर हम कंप्रेस करा दें और डबल बॉन्ड को स्ट्रेच करा दें तो उसके लिए जो आवश्यक एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन एनर्जी, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी इस प्रकार से देखते हैं, एक्सटेंड सिंगल बॉन्ड, कंप्रेस डबल, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो ये दिया है हमारा बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कर दे रहे हैं, कंप्रेस टू सिंगल बॉन्ड एंड इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच टू डबल बॉन्ड। इसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वह कहलाती है क्या, डिस्टॉर्शन एनर्जी। और देखो तो ये क्या होता है इसका, अगर ये ऐसा दिया है तो ये होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या करता है, क्या करता है डिस्टॉर्शन एनर्जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर है, एरोमेटिक कंपाउंड के कारण या डिस्टॉर्शन एनर्जी के कारण उसमें क्या परिवर्तन आता है, मतलब उसको डिलोकलाइजेशन करता है, ऐसे नहीं बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज करता है। हाँ। क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड को वो दबा रहा है, छोटा हो जाए करके, तो वहां पे डबल बॉन्ड बनने की कैटेगरी बढ़ जाएगी, और जो डबल बॉन्ड है उसको खींच रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो कहने का मतलब क्या है, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चेंज करता, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको देखते हैं। आगे देखिए, वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, हाँ, किसको बोला जाता है, वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी किसको बोला जाता है, तो वो लोग ये बोलते हैं डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस एट द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी ऑफ वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस एक्टिविटी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाइब्रिड स्ट्रक्चर या
एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर के रेजोनेंस एनर्जी तथा किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रेजोनेंस एनर्जी तो सिंपल सा बोल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ अगर एक स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। बेंजीन ये लिख रहे हैं तो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये होगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर और ये होगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वही चीज बोल रहा है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि रेजोनेंस एनर्जी, इसका रेजोनेंस एनर्जी तथा किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ले लें तो इसकी जो रेजोनेटिंग एनर्जी है और इसकी जो रेजोनेटिंग एनर्जी है दोनों के अगर कंट्रीब्यूशन को हम देखें, ठीक है, दोनों के अगर कंट्रीब्यूशन को देखें, कंट्रीब्यूशन मतलब वितरण नहीं, संग्रहण होता है। कंट्रीब्यूट कर लो और वो सामान ले आना, मतलब क्या हुआ? इकट्ठा कर लो। तो कंट्रीब्यूशन मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी और इसकी रेजोनेंस एनर्जी को अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो वही जो एनर्जी होता है वो कहलाता है हमारा वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये क्या है? इतने तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी और ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से किसी एक की, वही चीज लिखा हुआ है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, किसी भी एक, चारों में से किसी भी एक का इसके साथ दोनों के रेजोनेंस एनर्जी का अगर कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो कहलाता है क्या? वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? तो ये होता है हमारा वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। तो ये दोनों मिला करके क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों मिला करके कहलाते हैं एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। अब यहाँ पे इसका आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको जो है 4 टाइप से थर्मोकेमिकल डिटर्मिनेशन मेथड इसके लिए है, या सीधा सीधा हम बोल सकते हैं 4 मेथड हैं। 4 मेथड का यूज कर ERE को डिटरमाइन कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, क्या एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी को 4 मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला मेथड है इसका हीट ऑफ कॉम्बसन। कॉम्बसन सुने हो?
कंबसन सुने हो? क्या होता है कंबसन? हीट ऑफ फॉर्मेशन सुने हो? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। देखो जो कंबसन मतलब हिंदी में होता है दहन। दहन मतलब जलाना होता है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाना, उसी को ही हम बोलेंगे दहन। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी केमिकल को जलाने के लिए आवश्यक हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन। क्लियर है? दूसरा हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी केमिकल को, बोलो, किसी केमिकल को बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और नष्ट करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसको हीट ऑफ डिस्टॉर्शन। चलो खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब पहले तो ये जानना पड़ेगा, तो क्या बोलते हो? हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। सीधा सीधा है, क्या बोलोगे? हाइड्रोजन को एडिशन कराने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है हीट ऑफ हाइड्रोजन। अगला एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, मतलब ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नहीं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन देखिए, तो देखो यहाँ पे हम लोग बेंजीन के एग्जांपल लें, बेंजीन के ही प्रूफ बताते चलते हैं। बेंजीन देखो जो C6H6 होता है, इसको जलाने के लिए इसको जलाने के लिए हमको 15/2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कितनी होती है जरूरत? 15/2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे मिलता है 6CO2 मिलता है, साथ ही साथ 3H2O प्राप्त होता है। 3H2O प्राप्त होता है और यहां से जो हीट रिलीज होता है, यहां से जो हीट रिलीज होता है दिन में हीट, क्योंकि हीट में परिवर्तन हो जाएगा, हाँ, तो H जो रिलीज हो रहा है वो होता है -78 to 782.3 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हो। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबसन कितना बेंजीन का? 15.5।
कितना होता है? तो देखो बेंजीन का जो हीट ऑफ कंबशन है वो होता है -782.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। ठीक है, यही ये तो बेंजीन के लिए हो गया। इसी प्रकार से ये हो गया। अब यहां पे बताया जाता है कि जो हीट ऑफ कंबशन होता है इसको कैलोरी मेट्री, सुनिए हो, कैलोरी मेट्री मेथड का यूज करके हीट ऑफ कंबशन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये समझ में आ रहा है? बेंजीन जो है उसको हम 15/2 ऑक्सीजन, ठीक है, 15/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर दिए, जला दिए। तो जलाए तो हमको क्या मिला वहां से, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिला, उसके बाद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला, और उसके साथ साथ -7 ठीक है, पर मोल के हिसाब से एनर्जी प्राप्त हुआ। अब देखो तो सिंपल सा अगर रिएक्शन ये हम यहीं पे कराएं, बेंजीन ले आते हैं, उसको माचिस मार देते हैं, ऑक्सीजन भी है, जल जाएगा। क्या ये पता चलेगा इतना निकल रहा है, कितना ऑक्सीजन लिया ये पता चलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री रियल में कैलोरी, जो कि कैलोरी को नाप सके, कैलोरीमीटर। जैसे पीएच मेथड से टाइट्रेशन कीजिए, ऐसा बोलते हैं, तो होता क्या है, पीएच में परिवर्तन होते रहता है और तुम टाइट्रेशन करते रहते हो, उसमें पॉइंट वाइज बता सकते हो, 10 ml डाला तो इतना पीएच था, 20 ml डाला तो इतना पीएच। क्लियर है? वही चीज ये कि कैलोरीमेट्री होती है, कैलोरीमेट्री, उस मेथड के द्वारा हम लोग ये हीट ऑफ कंबशन को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर लिए, तो इम्पीरिकल रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, थ्योरी से कुछ निकाल करके लाएंगे, इसको थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, और इससे जो आएगा वैल्यू वो दोनों का अंतर क्या कहलाता है। क्लियर है? अब इम्पीरिकल रेजोनेंस एनर्जी heat of formation, तो देखो तो क्या बोल सकते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, देखो तो इसमें क्या बोला ये समझो,
हीट ऑफ फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी है। जैसे तुम लोगों की प्रॉपर्टी अभी क्या है, तुम लोगों की प्रॉपर्टी अभी क्या है, तुम लोगों की प्रॉपर्टी क्या है, जो फाइल में रखे रहते हो, जो फाइल में रखे रहते हो क्या है, डिग्री। डिग्री तुम्हारी अभी प्रॉपर्टी है। जैसे अभी तुम बैचलर हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। उसी के बेसिस पर, उसी के बेसिस पर तुम आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो मान लो वो घूम गया तो फिर से मारोगे, घूम गया तो खत्म, या जल गया तो खत्म। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन का होगा, F2 का होगा। F2 होता है कभी, होता है ना, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, तो ये होता है। तो देखो इसमें क्या है, ये पूजा है, ये राजेश्वरी है, ये साधना है, और ये मधु, सब के सब ग्रेजुएट हैं। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन सब में, लेकिन परसेंटेज तो अलग अलग है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी तुम्हारी जैसी अलग अलग है, सबका तुम लोग का परसेंटेज अलग अलग होगा। वैसे ही इसका भी क्या होता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? वह उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़े, हीट ऑफ फॉर्मेशन को किसी एक मोल सब्सटेंस के एक मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड हीट को एक स्टेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर से डिफाइन किया जाता है। बोलो क्या यह समझना है? क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो किसी एक मोल सब्सटेंस, कोई भी एक मोल सब्सटेंस को फॉर्मेशन के लिए, बनने के लिए रिक्वायर्ड जो हीट होगा, या रिक्वायर्ड क्या होगा, एनर्जी होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी या हीट कब, स्टेबल टेम्परेचर पर, स्टेबल प्रेशर पर के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब इसका डेफिनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो उस सब्सटेंस को एक मोल बनाने के लिए आवश्यक एनर्जी कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तब। बनाने के लिए जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। या अपोजिट हुए, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, या स्टेबल टेम्परेचर या प्रेशर पर किसी सब्सटेंस के एक मोल बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, 11.7 किलो कैलोरी होती है। कैसे बनाओगे बताओ तो? 6 हाइड्रोजन ले लिए और क्या बनाएंगे, C6H6 बन जाएगा। बन जाएगा? नहीं बनेगा,
क्यों नहीं बनेगा? गैलुसाफ का नियम 11वीं का कोर्स क्या पढ़ाया गया था उस समय? रासायनिक कॉम्बिनेशन कब होगा? जब वो एक ही स्टेट में होंगे। याद है? मतलब दोनों दोनों के दोनों एक ही स्टेट में होने चाहिए। चलो मान लो इसको सॉलिड में कर दूं, इसको सॉलिड में कर दूं, तो नहीं होगा चेंज। क्यों? ये तो इनके जो मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर स्पेस पर कांस्टेंट रहते हैं। अब दोनों को कितनों भी थुथरो के ऐसा करके एक दूसरे से जुड़ थोड़ी ना जाएंगे। क्लियर है? वही लिक्विड स्टेट में देखो कार्बन कार्बन थोड़े मोड़े जुड़ जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जितना इसको बनना था वो बन नहीं पाता। लेकिन गैस को उसर पढ़े थे कि गैसेस जो है वेरी मिक्सेबल होता है। मिक्सेबल होता है इसलिए आसानी से एक दूसरे के साथ सुथरा जाते हैं। समझ क्लियर है? रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्शन करके क्या देते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट में बेंजीन देते हैं। अब बेंजीन भी किस अवस्था में होगा बताओ? ये भी गैस में होगा। और इसको स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेंजीन सॉलिड में होता है नहीं, लिक्विड में। ठीक है, तो इसको जो है लिक्विड तक पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज को लिक्विड में चेंज करना है। तो ये होता है इसका क्या क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बोलो जो यहाँ पे empirical resonance energy is equal to होगा क्या? ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल क्या बोलोगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस हाइपोथेटिकल क्या बोलोगे? कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन तो निकाल लिए है ना? कैसे निकाले हैं इसको? एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला है। ध्यान, क्योंकि गैसेस 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 अगर ये हाइपोथेटिकली रहता तो नॉर्मली हम लोग इसको अलग टाइप से निकाल सकते थे, जैसे सॉलिड 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 भी बनता है ऐसा बोल सकते थे। ठीक है, तो उस बेसिस पर तो यहाँ पे ये वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू जो आएगा उसको उससे घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी। कौन सा रेजोनेंस एनर्जी? एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? वही चीज यहाँ पे देखें, हीट ऑफ कंबशन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट वाला मिल गया तो मिल गया। तो यहां से देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा भी हम क्या कर लिए? हीट ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या कर लिए? क्या कर लिए बोलो ना जल्दी से। हाँ, सब में मैसेज करेंगे। देखो तीसरा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन परिभाषा तो पता है क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहलाती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, सिंपल सा, जल्दी जल्दी भगा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ई आर ई क्या होता है? ई आर ई। हाँ, तो इसमें क्या कर दूंगा?
तो देखो तो एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन मैं घटा दूंगा किसको, हाइपोथेटिकल कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन क्या आ जाएगा, इंपिरिकल रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं मीटर मीटर, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं इसका, छोड़ के आगे भी इसको तो बहुत सारा दिया हुआ है, जल हाथ टॉप है। देखो इसमें क्या बोला है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या बोलता है, कोई एक केमिकल दिया हुआ है, वो केमिकल है हमारा ये पहला C6H10 का जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराते हैं, देखो तो हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, क्या बनेगा यहाँ से C6H12 बनेगा, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब जो एक आठ डबल बॉन्ड होगा, देखो तो इसको 6 है 6 कार्बन है, इतना तो पता चल रहा है, हो गया। ये देखो 10 जो हाइड्रोजन डाल दो इसको चुपचाप, ये देखो और ये आ सकता है, आ गया, ठीक है। तो यही है, अब बना है वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, यही होगा। इसके लिए जो वैल्यू मिलता है डेल एच, यही क्या होता है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसका वैल्यू होता है कितने का, -28.4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक ठीक है। अगला देखिए दूसरा 13C6H8 में H2 ऐड करने जा रहे हैं, देखो तो 13 लिखा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड की उपस्थिति पहला और तीसरे पोजीशन से होगा, 13 ब्यूटाडाइन वाला बात कर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा C6H10, यहाँ का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होगा ऐसा, दो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक जगह पे डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी जगह पे, ठीक है। इसी में देखो तो इसमें फिर H2 करा दें, H2 करा दें, क्या हो जाएगा C6H12, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। दो प्रोसेस कराए, पहला जो प्रोसेस है इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है कितना, इसके लिए होता है 26.5 किलो कैलोरी पर मोल, दो हाइड्रोजन ऐड कराए, अगेन दो हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए जो आवश्यक होता है हाइड्रोजनेशन एनर्जी वो होता है -28.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो टोटल इससे यहां तक पहुंचने के लिए जो डेल एच मिला वो कितना होगा, इतना होता है, मतलब कितने हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए 2+2 हाइड्रोजन को ऐड कराएं, वो ऐड कराने के लिए कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगती है, माइनस इतना, समझ में आया ये चीज, ठीक है। हेंस इसको फाइनली हम ऐसा दिखा सकते हैं क्या, ऐसा, और इसके लिए डेल एच का जो वैल्यू है -54.9 किलो
कैलोरी पर मोल। लिख सकते हैं क्या ऐसा? तो फाइनल ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और बताएं कौन बोला हूं? चलो तीसरे को तो तीसरे का फाइनल मैं कर देता हूँ एक साथ। तीसरे में क्या कर सकता हूँ? पहले तो ये करूंगा कौन सा, ऐसा, ठीक है। उसको क्या लिखूंगा? तो उसको लिखूंगा देखो 1 3 5 और C6H6 पर H2 ऐड किया, क्या होगा? C6H8 होगा। और कितना एनर्जी होगा इसके लिए? तो इसके लिए होता है -24.6। ठीक है, आगे देखें तो आगे क्या हो जाएगा? C6H8 है, इस पर H2 फिल करूंगा, क्या हो जाएगा? C6H10, इसके लिए H का वैल्यू आएगा 26.5 हो गया। आगे देखो C6H10 है, इस पर H2 ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा? C6H12, इसके लिए वैल्यू आता है ठीक है, जोड़ दो उसको। हाँ, सबको जोड़ दो। कितना है? ठीक है, मिटाते हैं फिर। चलो इसमें देखो, इधर देखो, इसको फाइनल क्या बोलेंगे? इसको फाइनल देखो ये बोल सकते हैं, इससे रिएक्शन किया ये बना, और इसका फाइनल डेट एक्स का जो वैल्यू होगा कितना होगा? ये होगा -79.5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और इसमें पहले बता चुके हो कि कैसे हम लोग इंपेरिकल एनर्जी निकालेंगे। इसी में पहले बताए हैं ना कि क्या करेंगे? ऑब्जर्व वैल्यू होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है? ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद एक टॉपिक है फोर्थ है क्या? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन देखें तो सीधा मैं इसका एग्जांपल पर ही चलता हूं। ठीक है, तो देखो ये बेंजीन का छोटा भाई है, क्या बोलते हैं इसको? 1,3 डाई 1,3 डाई साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, चलो इसका जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है? तो हमको मिल जाता है ये प्लस ये ऐसा। हुआ क्या है ये देखो ध्यान से, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था। ठीक है, हुआ क्या? यहाँ पे ये 2 जो हाइड्रोजन है, ठीक है, निकल गए और यहाँ पे आकर के जुड़ गए। ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये हाइड्रोजन यहाँ आया। ठीक है, कैसे आए? एक माइनस के रूप में, एक प्लस के रूप में। ध्यान दो अच्छे से, ऐसा ये इधर शिफ्ट होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस। यहाँ से H है, यहाँ से H है, इसमें से एक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा प्लस के साथ जुड़ने के लिए, और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आएगा ऐसा, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा एरोमेटिक और ये हो जाएगा कैसा? ऐसा। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ, सैचुरेटेड वाला अनसैचुरेटेड में चेंज हो गया, अनसैचुरेटेड वाला है वो सैचुरेटेड है। लेकिन हमको क्या देखना है? तो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो ये कहलाता है हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि द एनर्जी चेंज हाइड्रोजन ट्रांसफर अबव द कैलकुलेटेड टू बी। हाँ, तो इस हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए क्या एनर्जी
कितनी आवश्यकता होती है, तो -1.8 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, जो कि कैलकुलेटेड ठीक है, कैलकुलेट करके लाएंगे तो इतना एनर्जी ये लेता है ट्रांसफर होने की। ठीक है, उसके बाद देखें इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखिए, इसका क्या होता है, तो ऑब्जर्व एनर्जी देखें तो कितना होता है, तो ये होता है -1.7 अच्छा, इसको जूल में लिखा है, इसको जूल में लिखा है तो -7.5 किलो जूल पर मोल, दोनों सेम चीज, जूल में भी बताया हुआ है और इसमें बताया हुआ है कैलोरी में। ठीक है, हो गया। इसका जो वैल्यू आएगा, मान लो x आया, तो ERE कैसे निकालेंगे, इसका इसमें घटा देंगे, कैलकुलेटेड में ऑब्जर्व को घटा देते हैं, है ना, नहीं, ऑब्जर्व में किसको घटाते हैं, कैलकुलेटेड को घटा देते हैं, तो इस बेसिस पर हमको क्या मिल जाता है तो इससे हमको मिल जाता है क्या, इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी प्राप्त होता है। इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेटेड है, इसका कैलकुलेट करके निकल गया। अब ये क्या करेंगे, एक थर्मोसेट बनाएंगे, वहां पे इसका रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद पोलरीमीटर फिट करेंगे, कितना कैलोरी एनर्जी है निकालेगा और इससे क्या क्या बन रहा है उसको देखेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे और यही पुट किया करेंगे, उसमें इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा ERE। सब इसका हाइपोथेटिकल ही है पूरा। इसमें एक चीज है ये वाला, इसको रट्टा मारना है और ये रट्टा मारने को ग्रुप में मैं खिंचवा करके भिजवा देता हूँ। रुक जा, पीडीएफ थोड़ी बनाए, पीडीएफ बनाएगा तो इसको भी डाल देना। ठीक है, तो आज का लेक्चर 5 तारीख का लेक्चर कंप्लीट।